हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, आज के भी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और तैयारी करिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं ना। वन सेकेंड स्टूडेंट। चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो इस अंधविश्वास का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है ये बताना है हमें। तो संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन शिक्षा द्वारा किया जा सकता है, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी द्वारा, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो घर घर जाके भेंट करना, उपदेश देना, ये प्रसार शिक्षा का है ना, जिसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं ना प्रसार शिक्षा में इसको। तो हमारा क्या होगा, संतानोपत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास को क्या उन्मूलन कैसे होगा, शिक्षा के द्वारा। हम शिक्षा के द्वारा सभी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर हो सकते हैं। ठीक है, शिक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है, तो जो शरीर है उसमें ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या है, शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका संग्रहण अवस्था क्या होता है। तो ग्लिसरॉल होता है, ग्लाइकोजन होता है, गैलेक्टोज होता है या ग्लूकेगॉन होता है। तो क्या होता है, गैलेक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज शर्करा से ना। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। लैक्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज हमारा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, मैं यहाँ जे लिख दे रही हूँ ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या है, तो शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था ग्लाइकोजन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है, रोडोप्सिन। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है, विटामिन ए है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, लौह तत्व है। तो रोडोप्सिन का घटक कौन है, रोडोप्सिन मतलब क्या होता है, वो आई कांटेक्ट वाला होता है ना, तो विटामिन ए हमारा होगा। ठीक है, आई से रिलेटेड है रोडोप्सिन, जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, जो रेटिना पे प्रकाश आती है वही हमारा रोडोप्सिन है। तो विटामिन ए का घटक है। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, देखो विटामिन डी यहाँ दिया है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। वयस्कों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वृद्धों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, कौन सी भोज्य प्रोटीन, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भित प्रोटीन मानी जाती है। तो अंडा मानी जाती है, दूध मानी जाती है, मटन मानी जाती है, दाल। तो दाल में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, लाइसिन और ल्यूसीन नामक प्रोटीन होता है। दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। दूध में किस चीज़ का अभाव होता है, तो आप लोग ये जान लीजिएगा, दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, दूध में किस चीज़ का अभाव होता है। 1 सेकेंड स्टूडेंट, नेट ऑफ कर दूँ। चलिए, दूध में किस चीज़ का अभाव होता है, दूध में विटामिन सी का अभाव होता है। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, किसका अभाव, विटामिन सी का। ठीक है, तो हमारा जो प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन है, कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भित प्रोटीन है, तो हमारा क्या होगा, अंडा, एग हमारा क्या है, संदर्भित प्रोटीन है। ठीक है, उसको संपूर्ण प्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, और दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है।
तो दाल में किस प्रोटीन का अभाव होता है? तो मेथियोनिन प्रोटीन का अभाव होता है, आप लोग ये जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया का होना चाहिए, रॉन्ग दे दिए। प्रबंधन प्रक्रिया, ठीक है। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है निर्देशन, नियोजन, जांच, नियंत्रण। तो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये हमारा क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया के चरण होते हैं ना। आयोजन, नियंत्रण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, 4 होते हैं ना। तो आयोजन हमारा ये है ना, आयोजन या नियोजन, फिर ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता वो क्या है? बचत खाता है, चालू खाता है, फिक्स्ड खाता है या आवर्ती जमा खाता है? तो जिस बैंक खाते में हमें कोई ब्याज नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? हम चालू खाता कहते हैं ना। चालू खाता किसके लिए होता है? व्यापारियों के लिए होता है, ठीक है। वो जब चाहे जितना पैसा चाहे डाल के अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यापारियों के लिए होता है चालू खाता, इसमें हमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। बचत खाता, बचत खाते में भी हमें ब्याज मिलता है। फिक्स्ड जब हम जमा करते हैं, फिक्स करते हैं तो उसमें भी मिलता है। आवर्ती जमा खाता भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य भोजन के अंत में कोई व्यंजन अवश्य परोसना चाहिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भोजन के अंत में हमें कौन सा चीज़ हमें अवश्य परोसना चाहिए भोजन के लास्ट में? तो खट्टी चीज़ें परोसनी चाहिए या मीठी चीज़ें या तीती या रफेज? तो हमें कौन सी चीज़ें परोसनी चाहिए? आप लोग भी जानते हैं, जब मेहमान आप लोग के घर आते हैं तो आप लोग खाना खिलाते हैं तो लास्ट में आप कुछ मीठा ज़रूर खिलाते हैं, ठीक है। तो हमें मीठी चीज़ें परोसनी चाहिए, ठीक है। मीठा ज़रूर हमें खिलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेप्टिक अल्सर होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है, कब्ज। तुम्हारा कब्ज किससे होता है? रफेज की कमी से होता है, रेसे की कमी से होता है और पानी अधिक न पीने की कमी से होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेसे युक्त भोज्य पदार्थ का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो गट को ढीला करके बाहर निकालता है, ठीक है। हैजा किसकी कमी से होता है? किस बैक्टीरिया कमी से हैजा होता है? विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से हैजा होता है। और हैजा कैसे होता है? गंदे पानी और गंदे भोजन से, ठीक है, हैजा होता है। टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड भी गंदे पानी की वजह से ही होता है, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, हैजा विब्रियो कॉलेरी से होता है, कॉलेरा और कब्ज रफेज की कमी से होता है, ठीक है। चलिए तो और हमारा आंसर क्या होगा? हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? पेट में होता है ना, ठीक है। पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है? पेट में होता है। ये पेट की सूजन, ठीक है, ये कुछ प्रकार की ये पेट की सूजन होती है, ठीक है, जिसमें पेट में सूजन हो जाता है, उसके आंतों पे घाव हो जाते हैं और अधिक उसी में हम मिर्च मसाले और रफेज लेने लगते हैं, रेशेदार भोज्य पदार्थ लेने लगते हैं तो और घाव बनता जाता है, ठीक है। और ये कुछ प्रकार के पेट में कैंसर का भी रूप ले लेते हैं, ठीक है, अधिक दिनों तक इसका उपचार न किया जाए तो, ठीक है। तो इसमें हमें रेसे नहीं लेना चाहिए, रफेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मैं तैयार करवा रही हूँ, ठीक है, हर क्वेश्चन का डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार करिए, तो एक क्वेश्चन से आप लोग के 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो मैं 20 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो सोचिए कितने क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग करिएगा और जो क्वेश्चन हम डिफ़ाइन करने वाले होंगे मैं उसको डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। जो नहीं होंगे उसको एज इट इज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास की अवधि को क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, टीन आयु कहते हैं। ये टीन आयु है, ओके स्टूडेंट, ये टीन आयु है, ठीक है। चलिए तो ये टीन आयु, टॉडलर कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, टीन आयु कहते हैं या पीयर कहते हैं? तो पीयर क्या होता है? साथी समूह को पीयर कहते हैं, पीयर ग्रुप कहते हैं ना, साथी समूह को पीयर ग्रुप कहते हैं। तुम्हारा आंसर इसका पहले आप लोग जान लीजिए कि जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टॉडलर। जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और मतलब
चलना, बोलना, डोलना, ये सब सीखते हैं ना, ये सब कौशल सीखते हैं, तो उसे हम टॉडलर कहते हैं। ठीक है। और ये टीन आयु क्या होता है? टीन आयु, जैसे टीन आयु किशोरावस्था को कहते हैं। किसे कहते हैं? किशोरावस्था। जिसकी आयु क्या है? टीन आयु क्या है? अरे यार, टीन आयु क्या है? टीन आयु क्या है? किशोर टीन आयु यार, चलिए स्टूडेंट, तो कॉल आ रहा था उसके लिए सॉरी। तो चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे थे? जन्म से 8 से 12 माह के बच्चों के विकास की अवधि क्या कहते हैं? तो हम लोग टॉडलर कहते हैं। ठीक है। शैशवावस्था क्या होती है? 0 से 2 वर्ष हमारी शैशवावस्था होती है। टीन आयु मैंने क्या बताया था? टीन आयु मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? टीन आयु, हाँ, टीन आयु को किशोरावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था 13 से लेकर 19 ईयर्स तक होती है ना, 13 से लेके 19 वर्ष तक की होती है। इसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। ठीक है। पीयर क्या होता है? पीयर ग्रुप होता है साथी समूह का। ठीक है, उसे पीयर ग्रुप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए लक्ष्य समूह है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए हमारा लक्ष्य समूह क्या है? 15 वर्ष से कम है, 35 से 44 वर्ष है, 15 से 35 वर्ष है, या 15 से 65 वर्ष है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए हमारा लक्ष्य समूह क्या है? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था? पहले तो ये जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। कब आया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, ये शुरू हुआ था। ठीक है, 1988 में शुरू हुआ था। ठीक है। और इसका लक्ष्य समूह क्या था? 15 से 35 वर्ष। इसका लक्षित समूह क्या था? 15 से 35 वर्ष था। इसमें निरक्षरता को कम करना था, सभी को साक्षर बनाना था। ठीक है, देश में सभी के लिए साक्षरता उपलब्ध कराना था। ठीक है, इसीलिए आया था। इसका उद्देश्य यही था, सभी को साक्षर बनाना, निरक्षरता से सभी को दूर करना। ठीक है, और ये 1988 में आया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलिन नामक योग निम्नलिखित में पाया जाता है। एलिन नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एलिन नामक यौगिक लहसुन में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, दालचीनी में पाया जाता है, लौंग में पाया जाता है। तो एलिन नामक यौगिक किसमें पाया जाता है? तो हमारा लहसुन में पाया जाता है। हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन पाया जाता है। ठीक है, हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दालचीनी और लौंग में क्या पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि दालचीनी और लौंग में क्या पाया जाता है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, अब आपसे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और आप लोग करिए, कमेंट में करिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। आप लोग को खोजेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, गूगल करेंगे, तो आप लोग को और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग की अच्छी तैयारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किया जाता है? ये विज्ञापित किया जाता है, क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किया जाता है। विज्ञापित ना, विज्ञापित है, विज्ञापित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, विज्ञापित किया जाता है। तो नौकरी के लिए रिक्त स्थान को विज्ञापित किया जाता है, या वैवाहिक समूह किया जाता है, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे विज्ञापित किया जाता है? क्लासिफाइड क्या है? ये छोटा विज्ञापन का एक रूप है। ठीक है, जिसको प्रकाशित किया जाता है। ये छोटा विज्ञप्ति होता है, विज्ञापन होता है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रकाशित करते हैं। तो ये क्या है? नौकरी के लिए रिक्त स्थान है। जैसे नौकरी के लिए कोई स्थान खाली रहती है तो उसके लिए विज्ञप्ति आती है ना। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं तो उसको फॉर्म भरते हैं। और विवाह का भी देखते हैं ना, जीवनसाथी.com ये सब आता है ना, तो उसके, तो ये विज्ञप्ति है ना। समझ गए आप लोग? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। तो पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि कौन सी है? तो पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि हमारी क्या है? फ्लैट पैटर्न।
फ्लैट को ही सपाट कहते हैं। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि को क्या कहते हैं? फ्लैट पैटर्न। ठीक है, फ्लैट पैटर्न कहते हैं पैटर्न बनाने की तेज विधि को। ड्राफ्टिंग क्या होती है? रेशे को खींचकर पतला करना और उसके धागे बनाना, ये क्या कहलाता है? ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, और ड्रेपिंग क्या कहलाता है? जैसे आप लोग दुकान में कपड़े लेने गए होंगे तो डमी देखे होंगे ना, डमी में जैसे कपड़े को पहनाया जाता है। ठीक है, उसको पिन अप करके ऐसे ही, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा ही ऐसे करके लगा दिया जाता है डमी में ना, तो बहुत सुंदर आप लोग को लगता है, तो वो ले लेते हैं आप लोग। तो वही है, सिलने से पहले हम लोग ड्रेपिंग करते हैं। ठीक है, कि कपड़ा पहनने के बाद या सिलने के बाद कैसा लगेगा, या अगर कुछ फिटिंग सही नहीं है या कुछ सही नहीं है तो उसको सही करने के लिए हम लोग ड्रेपिंग करते हैं। ठीक है, बिना सिला हुआ कपड़ा ही पहले से उसको नाप के देख लेते हैं कि कपड़ा कैसा लगेगा। इसे 3D में किया जाता है। ठीक है, ये 3D पैटर्न होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। एरीज इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। तो आयोडीन की कमी से कौन से लक्षण होते हैं? क्रिटिनिज्म होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, मानसिक दुर्बलता होती है, इनमें सभी। तो हमारा आयोडीन की कमी से क्या होता है? सभी होते हैं। क्रिटिनिज्म भी हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइड में थायराइडिज्म हो जाता है, जिससे थायराइड हो जाता है, जिसे घेंगा कहते हैं। ठीक है, गले के नीचे गले में फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और मानसिक मंदता भी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैयक्तिक भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। वैयक्तिक भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, भेदों को, है ना, भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा? लंबा होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, लचकपूर्ण होना चाहिए। लचकपूर्ण मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, या तो लचकपूर्ण या लंबा होना चाहिए। तो लंबा ऐसा कुछ तो है नहीं, व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए लंबा होना चाहिए। ऑप्शन ए तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, जिसमें पहला है उसको तो पहले आप लोग ऐसे ही काट दीजिए, ए कट गया, सी कट गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या बचा? बी और डी बचा। ठीक है, क्या बचा? बी और डी। तो हम लोग का क्या होगा? और ये देखिए, लचकपूर्ण भी नहीं होगा। व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए हमें लचकपूर्ण होना चाहिए, ऐसा ये कुछ भी नहीं है। तो औपचारिक और अनौपचारिक, बी और सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किस में है? बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम पूछा गया है ना। ठीक है, व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? औपचारिक भी होना चाहिए और अनौपचारिक भी होना चाहिए। ठीक है, औपचारिक क्या होता है ये जान लीजिए, जहाँ प्रॉपर वर्क होता है। ठीक है, औपचारिक होता है। और जहाँ प्रॉपर वर्क नहीं होता, जहाँ कभी जैसे कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उसे अनौपचारिक कहते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल में शिक्षा लेते हैं ना, स्कूल का पाठ्यक्रम देखते हैं आप लोग, प्रॉपर होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ाया जाता है, और कुछ नहीं ऐसे वैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्कूल में जब पढ़ाई जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा होती है, हम लोग कहीं भी कभी भी ले लेते हैं। स्कूल में प्रॉपर ड्रेस में प्रॉपर टाइम पे हर कुछ जाना पड़ता है ना, तो वो औपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक क्या है? हम लोग कहीं भी कभी भी किसी समय शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाले परिसर कौन सी है? निम्नलिखित में कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा, ये परिसज्जा है स्टूडेंट, परिसज्जा कौन सी है? तो स्वेडिंग है, गिनिंग है, सीरी है, फ्लोकिंग है। तो कपड़े पर चमक प्रदान करने वाली जो परिसज्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोकिंग। गिनिंग क्या है? गिनिंग मतलब ओटाई करना। ठीक है, कपास की ओटाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गिनिंग की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये सीरी या स्वेडिंग ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गिनिंग आपको हमने बता दिया, ओटाई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी जो एक विशेष प्रक्रिया पर संभाव्य व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी जो एक विशेष प्रक्रिया पर संभाव्य दृष्टिकोण में संभाव्य देखिए वो थोड़ा रॉन्ग दिया है, मैं पढ़ दे रही हूँ। संभाव्य दृष्टिकोण में शामिल है, संभाव्य दृष्टिकोण में शामिल है, संभाव्य दृष्टिकोण
संभाव सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण में शामिल है, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं, संज्ञानात्मक कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, ऑपरेटिंग। इसमें क्या दिया है? व्यवहार परिवर्तन। आप लोग कीवर्ड पकड़िएगा, क्या है? व्यवहार परिवर्तन में उपयोग की गई तकनीकी जो एक विशेष प्रतिक्रिया पर संभाव्य सुदृढ़ीकरण में शामिल है, उसे क्या कहते हैं? विश्लेषण कहेंगे। तो किसी चीज़ की जैसे कि व्याख्या करना, उसको डीप में बताना, यही विश्लेषण होता है, ठीक है। और संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक किसने दिया? पियाजे ने, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किसने बताया? पियाजे ने बताया। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने बताया? आप लोग ये भी जान लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने बताया। पीवी लिख देना ना, पावलोव ने बताया। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है? तो ये जान लीजिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है? बीएफ स्किनर की है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है? बीएफ स्किनर की है। इसमें उन्होंने औपचारिकता को ही बताया। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बीएफ स्किनर ने औपचारिकता और व्यवहारवाद को भी बताया, व्यवहार परिवर्तन को भी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आप लोग को समझ में आ गया वो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलोव ने खुद पे प्रयोग किया गया था। इसमें एक बेल थी, घंटी, ठीक है। उस घंटी को जब बजाया, जब स्टिमुलस का काम करता था, उस जब घंटी को बजाया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था, ठीक है। तो यही हमारा क्या था? क्लासिकल कंडीशनिंग, वो जो पावलोव के द्वारा दिया गया। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। बीएफ स्किनर कहाँ के हैं? बीएफ स्किनर अमेरिका के थे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। परिवार के आर्थिक साधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो परिवार के आर्थिक साधन निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? विविध लक्ष्य से, दुर्लभ संसाधन से, ए और बी दोनों से, निम्नलिखित कोई। तो परिवार के आर्थिक साधन में क्या आता है? आर्थिक साधन में धन उनसे रिलेटेड रहता है ना। आर्थिक साधन किससे संबंधित है? विविध लक्ष्य से हमारे संबंधित है, दुर्लभ संसाधन से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम कार्य आधारित है, अहम होगा ना। 1 सेकेंड स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए, वो थोड़ा स्क्रीन टच कर देने पे थोड़ा वो हो जाता है ना। तो अहम का कार्य आधारित है, तो अहम किस पे आधारित है? पहले तो आप लोग जान लीजिए अहम किसको कहते हैं। अहम ईगो को कहते हैं। अहम किसको कहते हैं? ईगो को कहते हैं। अहम किसको कहते हैं? ईगो। आप लोग ये जान लीजिए। तो ईगो किस पे आधारित है? सुख के सिद्धांत पे, वास्तविकता के सिद्धांत पे, प्रतिवर्ती क्रिया के सिद्धांत पे, या व्यवहारिक अनुभव के आधार पे? तो ईगो किस पे आधारित है? ईगो हमारा क्या है? वास्तविकता के साथ सिद्धांत पर आधारित है। और सुख क्या है? सुख क्या है? इड, ठीक है। इड किसे कहते हैं? इड ईगो सुपर ईगो होता है, ठीक है। ये किसने बताया? फ्रायड ने बताया है। फ्रायड ने के सिद्धांत पे इन्होंने बताया है कि 3 से बताया है इन्होंने कि इड होता है, ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। तो इड हमारा क्या होता है? सुख का सिद्धांत होता है, जिसमें जब अगर कोई बच्चा अगर जिद करने लगता है, कुछ चाहिए होगा तो चाहिए ही, ठीक है। तो हमारा इड पे ही कार्य करता है। और ईगो क्या है? वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो हमारा सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो क्या होता है? नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, सुपर ईगो नैतिकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता? कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता? नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, इलास्टिन, विस्कोस। कौन सा तंतु लचकदार नहीं होता? तो नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, इलास्टिक, विस्कोस। तो विस्कोस हमारा क्या होता है? विस्कोस हमारा रेयान होता है। क्या होता है? रेयान, ठीक है। ये रीजनरेटेड मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है, ठीक है। क्या है? रीजनरेटेड मानव निर्मित सेलुलोजिक रेशा है। नेक्स्ट क्लास में हमने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था रेयान का, ठीक है। तो और लचकदार मतलब फ्लेक्सिबल रेशा कौन सा है? नियोप्रीन भी है, स्पेंडेक्स है, इलास्टिक, ये सब क्या है? लचकदार, मतलब कि फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन रेयान फ्लेक्सिबल नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम से अगर आप लोग को जुड़ना हो तो होम साइंस बाई संगीता मैम आप लोग डालेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर जाएंगे टेलीग्राम से, ठीक है। तो हमारा
क्या है, होम साइंस बाय संगीता मैम, आप लोग को ये डालना है। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ और लिंक क्लास के मिल जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया है हमने उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा और क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।